है भाई। हेलो। वेलकम, सभी का स्वागत एक बार फिर। तुम्हारे पोस्टें भी अभी आने वाली, सुपरवाइजर में थोड़ा टाइम लग रहा है। लगभग 800 पद आने की बोल रहे हैं। हाँ, ज्यादा भी आ सकते हैं। 700 800। हाँ, 700 800 की बात सुनने में आई है। और बढ़ जाएंगे वो तो लेकिन उसमें भी अभी मतलब वैकेंसी आने में भी अभी टाइम है, शायद महीने 2 महीने, कुछ दिन लगेंगे। उसमें बजट आएगा अभी। बजट में आएगा तो बजट में हो जाएगी कुछ घोषणा तो, कि बजट की घोषणा के बाद ही बननी है बात तो। क्या सरकार बजट के बाद ही करती है जो भी करती है? तो पुरानी घोषणा तो है नहीं जो पूरी हो। तो अंदर ही अंदर बात चलती रहती है, वो यूं ही गोली टाइप अंदर ही अंदर चलता है भाई। हाँ, तो अब क्या है कि वो भर्ती आएगी तो वो सरकार पहले तो यूं कहेगी अभी बजट में कि हम इतने की भर्ती करेंगे। पहले प्रचार प्रसार होगा पूरा, हमारी सरकार ने ये क्या करेगी बाद में। फिर उसके बाद में तारीख तो ही रखी। तो इस तरीके से होगा पेपर तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम पढ़ रहे थे आफलन। आफलन जो हमने कल पढ़ा, मैंने 2 प्रकार के कारक आपको बता दिए थे। ऐसे कारक जो बाहर से प्रभावित करते हैं बाह्य कारक, जो अंदर से प्रभावित करते हैं वो आंतरिक कारक। बाह्य कारक में रिपीट करना, बोलो। पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग एवं कीट, ट्रेनिंग प्रूनिंग, सिंचाई, अनुपयुक्त भूमि। आंतरिक कारक 3 प्रकार के होते हैं। जेनेटिक फैक्टर यानी अनुवंशिक कारक। दूसरा उसके अंदर हमने पढ़ रखा है दैहिक कारक, विकासीय प्रवृत्ति। अनुवंशिक कारकों में असंगतता, संकरीकरण, स्वयंबंधितता। इसमें सीएन अनुपात, हार्मोनल इम्बैलेंस। इन कारकों के अंदर अपूर्णता, दूसरा डाइकोगेमी, तीसरा पराग का उर्वर न होना, हेटेरोस्टाइली। कौन सा आंतरिक है कौन सा बाह्य है, यहां से भी प्रश्न आ जाओ। देखो, किसने देखा है कि नहीं? गुड। इसीलिए हमने कल एक चीज पढ़ ली थी। हमने आंतरिक कारकों के अंदर अनुवंशिक कारक पढ़ लिए थे। असंगतता का मतलब नर और मादा भाग पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन पराग कणों में और बीजांड में कोई समस्या के चलते निषेचन नहीं हो पाता। जैसे जैसे आप प्रजातियों के बीच में, किस्मों के बीच में अनुवंशिक दूरी को बढ़ाते हैं, वैसे संकरण में दिक्कत आती है। जैसे किन्नों का संकरण था किंग इंटू विलो लीफ, क्या था? सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, तो वो सफल हो गया। सिट्रेंज बनाया, ट्रोयर सिट, उसमें जो है ट्राइफोलिएट ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज था। फिर ब्लैक मैन भी हमने पढ़ा, पीच और प्लम का संकरण, खास बात नहीं थी। संयोजकता का मतलब एक ही पराग कणों द्वारा उसी प्रजाति या उसी किस्म के जो है मादा भाग को निषेचित नहीं कर पाना। और अब हम पढ़ रहे थे दूसरा, जो कि क्या था? दैहिक कारक। दैहिक विकार नहीं बेटा, दैहिक कारक। तो दूसरा कारक हमने कल स्टार्ट किया था, दैहिक कारक। दैहिक कारक के अंदर पहला कारक तो था हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कोई खास बात थी नहीं। दूसरा था सीएन अनुपात, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे सीएन अनुपात। तो जो सीएन अनुपात है इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात। क्या है गाइस? मैंने आपको कल ये लाइन बताई थी कि पौधे के अंदर अच्छे फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा आवश्यक है। पौधे में तभी फलन होगा जब पौधे के ऊपरी भागों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी। कार्बोहाइड्रेट पौधे में किधर से आता है? किधर से आता है कार्बोहाइड्रेट? पौधे में कहां से आता है? पत्तियों से आता है। पत्तियों किधर से आता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस अच्छा हो अपन ये चाहते हैं, जबकि पोषक तत्व अपन मिट्टी के अंदर मृदा में मिलाते हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन ज्यादा मिला है तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो फलन ज्यादा होगा। तो साथियों, हम कल बात कर ही रहे थे, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, अगर कार्बोहाइड्रेट पौधे के अंदर ज्यादा है तो ऐसे में क्या ज्यादा होगा? फलन ज्यादा होगा।
अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो पौधे के अंदर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी, और अगर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी इसका मतलब पौधे के अंदर अफलन की स्थिति ज्यादा होगी। समझे बेटा? गुड। इसी प्रकार से हमने पहले अनुपात भी, कभी कोई कथन कारण में आ जाए CN अनुपात, क्या आ जाएगा? CN अनुपात का मतलब है कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात। अगर ये अनुपात ज्यादा है, अगर ये अनुपात अधिक है तो क्या होगा, और अगर ये अनुपात कम है तो क्या होगा, ये हमें पहले से आती है चीज। कोई भी अनुपात अधिक है इसका मतलब पहले वाला अधिक, कोई भी अनुपात कम है इसका मतलब पहले वाला कम। तो कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात अधिक है इसका मतलब पहले वाला अधिक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अधिक है। कार्बोहाइड्रेट अधिक है तो क्या होगा? फलन होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात कम है तो इसका मतलब क्या कम है? कार्बोहाइड्रेट कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है तो क्या होगा? अफलन। कोई खास बात थी क्या इसमें? ये पहले अपन बात कर चुके हैं। समझ में आ रही कान तुम्हारे? शाबाश। अब देखो इधर मौनम स्वीकृतम लक्षणम, अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है इसका मतलब यस। क्या समझे? अगर किसी ने नहीं बोला, सामने वाले नहीं कहता पहले मौन, समझ में आ रही बात? चलो इसका मतलब आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब यह है, अब पौधे के अंदर उपयुक्त CN अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। कितना होना चाहिए गाइस? तो मतलब नाइट्रोजन से तो कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए। तो उपयुक्त CN अनुपात है 3:2। कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात, कोई भी अनुपात ज्यादा होता है इसका मतलब पहले नंबर पर लिखा हुआ ज्यादा होता है। तो CN अनुपात ज्यादा है इसका मतलब पहले नंबर पर लिखा ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो क्या होता है? फलन। कोई भी अनुपात कम है इसका मतलब पहले वाला कम है, पहले वाला का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट कम है तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो अफलन होगा। इज इट क्लियर गाइज? बहुत अच्छा। अब हम बढ़ते हैं गाइज आगे। 2 कारक पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आवाज आवाज किसी एक के कट रही है, सबके कट रही है? कब तक चिपका चिपका के काम चलाएंगे? ये बेटा शाबाश। अब देखो आगे। अब जो है आंतरिक कारक 3 प्रकार के थे। आनुवंशिक कारक, देही, 2 कारक हो चुके हैं। अब है पौधे की विकासीय प्रवृत्ति। तीसरे आंतरिक कारक कौन से हैं बेटा? पौधे की विकासीय प्रवृत्ति। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पौधे की या पौधों की विकासीय प्रवृत्ति। विकासीय प्रवृत्ति। अब पौधों की विकासीय प्रवृत्ति के अंदर क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, शाबाश। सबसे पहला इसके अंदर जो है, आवाज सही नहीं आ रही, देखो सही कह रहे बेटा, बेटा आवाज में दिक्कत। हेलो गाइस, अब आ रही आवाज? नहीं कट रही ना बेटा? ऑनलाइन में अब तो आवाज नहीं कट रही है क्या, या कट रही है? गुड। यस और नो? सही नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक है, चलो भैया कोशिश करते हैं अब आगे। तो सबसे पहला इसके अंदर कारक है, उसे कहते हैं अपूर्ण फूलों का निर्माण। क्या कहते हैं? अब अपूर्ण फूलों का निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसकी अंग्रेजी भी याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ डीजेनरेटेड फ्लावर्स। फॉर्मेशन ऑफ डीजेनरेटेड फ्लावर्स। डीजेनरेटेड फ्लावर्स मतलब अब डीजेनरेटेड फ्लावर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। अपूर्ण का मतलब फूल पूर्ण नहीं है। पूर्ण फूल कब पूर्ण होगा? जब उसके अंदर नर और मादा दोनों होंगे। एक फूल है, उसके अंदर नर भी है और उसके अंदर मादा भी है। अगर किसी फूल में नर और मादा दोनों है तभी तो बात बनेगी। अगर उसके अंदर नर और मादा दोनों नहीं है तो अफलन होगा। सीधी सी बात है भाई। फूल को कहेंगे जिसमें दोनों नहीं। आप और हम सब क्या चाहते हैं कि एक ही फूल के अंदर नर मादा दोनों, इसका मतलब सब कुछ काम ठीक ठीक चलता रहे। बट अपन चाहते हैं वैसा होता है नहीं। अब नहीं होता है तो क्या चक्कर पड़ रहा है देखो। तो चक्कर नंबर 1, चक्कर ये पड़ रहा है कि जो है नर और मादा अलग अलग शाखा पे चले गए। ये तो रहा नर और ये फूल रहा मादा।
अब नर और मादा के बीच में दूरी बढ़ गई, नर और मादा के बीच में दूरी बढ़ गई तो तकलीफ बढ़ना स्टार्ट, तो अफलन की स्थिति स्टार्ट हो गई। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हुआ यूं कि नर तो रह गया किसी एक पौधे पे और मादा किसी एक पौधे। ये लो नर और ये क्या है, अब ये मादा है। तो अब जो है तकलीफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ। तो अब ये जैसे आप वियोग होगा वैसे वैसे अफलन की स्थिति क्या होगी। हम सब क्या चाह रहे थे, एक ही फूल में हो तो कोई दिक्कत नहीं, पराग कणों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब क्या है, अब क्या होगा, अब नर किसी और ब्रांच में मादा किसी और ब्रांच में, तो अब जो है इसमें दिक्कत कोई ना कोई आएगी। अब यहां तक ठीक था, लेकिन अब किसी और पौधे पे और अब किसी और पौधे पे, अब और दिक्कत बढ़ेगी। तो इस केस को हम बोलते हैं अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल का मतलब नर और मादा का एक ही फूल में न पाया जाना। अगर ऐसा केस होता है इसको कहते हैं मोनोसी, क्या कहते हैं, और ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, ऐसा केस है मोनोसियस, नर और मादा का एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर पाया जाना। इस केस को कहा जाता है डायोसियस। क्या कहते हैं, डायोसियस। इनकी हिंदी याद नहीं रखनी है आपको, आपको जो है इनकी अंग्रेजी ही याद रखनी। मोनोसियस, डायोसियस। मोनोसियस शब्द का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी। क्या होता है, हिंदी में कहते हैं द्विलिंगाश्रयी, इसलिए आप लोग उल्टा पड़ता है इसमें। मोनो का मतलब एक प्लांट होता है, द्विलिंगा का मतलब एक ही पौधे पर दोनों लिंग है, इसलिए बात हो रही है, ठीक है। कैसे, डायोसियस को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। क्या कहते हैं गाइस, हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ रखा, नई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या है, उदाहरण कुछ कुछ याद रखने। मोनोसियस के अंदर क्या, जैसे कि आपका एक सब्जी आती है कसावा, क्या नाम है, कसावा को बोलते हैं टेपियोका। क्या कहते हैं गाइस, टेपियोका, जिससे साबुदाने बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी। अब हम इसके अंदर दूसरा केस याद रखें, जैसे कि आपके नारियल, क्या है गाइस, नारियल है, जैसे कि आपके आंवला है, जैसे कि कुकुरबिट्स। क्या है गाइस, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को बोलते हैं कुकुरबिट्स। उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। कुछ उदाहरण हम अभी याद रख रहे हैं। डायोसियस के केस के अंदर पपीता है और खजूर। अभी अपने को पपीता खजूर दो ही उदाहरण अपने काम के हैं। सब्जियों के अंदर परवल है, परवल, टिंडोरी, टिंडोरी, पालक, किकोड़ा। बात करें हम पहले किकोड़ा, किकोड़ा को बोलते हैं स्पाइन गॉर्ड। क्या कहते हैं, स्पाइन गॉर्ड। इस प्रकार स्पाइन, स्पाइन गॉर्ड का मतलब होता है किकोड़ा, ऐसे। तो इन सब के अंदर क्या है, डायोसियस कंडीशन है। डायोसियस में जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो किसके आते हैं, पपीता डायोसियस है और खजूरिया भी डायोसियस है। तो मोनोसियस का मतलब नर और मादा का एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर पाया जाना। डायोसियस का मतलब होता है नर और मादा का अलग अलग पौधे पर पाया जाना। इज इट क्लियर गाइस, गुड। तो फूल अपूर्ण है तो दिक्कत है। दूसरा केस यहां तक तो फिर भी ठीक था, चलो। दूसरा केस है भिन्न काल पक्वता। क्या है गाइस, हाँ बोलो, भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात ऐसी थी गाइस कि हम ये चाह रहे थे कि एक ही फूल में नर्मदा दोनों, यही चाह रहे थे हम। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि एक फूल हो, उसी फूल के अंदर नर और मादा दोनों हो, तब जाकर के नर को बोलते हैं मेल, मादा को बोलते हैं फीमेल। हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हो तो ठीक हो। अब ऐसा होना ही काफी नहीं, नर और, माना कि ऐसा ही है, लेकिन नर और मादा अलग अलग समय पे पक रहे हैं तो समस्या है वापस। मतलब हम ये चाहते हैं कि एक ही फूल में भी हो और एक ही टाइम पे पके भी सही। जब मादा तैयार हो उसी समय मेल भी तैयार होना चाहिए, जब मेल तैयार हो उसी समय मादा भी तैयार हो। अगर दोनों साथ में तैयार होते हैं ऐसे केस को होमोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लड़का कमेंट भी कर रहा था तो वो मुझे पता था, लेकिन वाह कमेंट तो करते रहते, सही नहीं। तो नर और मादा का एक ही समय पर एट ए टाइम मेच्योर होने को अपन क्या कहते हैं, होमोगेमी। और अलग अलग समय पे पकने को क्या कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपका नर पहले परिपक्व हो रहा है, ऐसे केस को कहते हैं प्रोटोएंड्री। क्या कहते हैं गाइस, शाबाश। दूसरा जो है, अगर आपके मादा भाग पहले तैयार हो रहा है उसको कहते हैं अपन प्रोटोगाइनी। समझ गए, एंड्रो का मतलब मेल, गाइनो का मतलब फीमेल। एंड्रो यानी मेल होता है, इसलिए एंड्रो। ऐसा क्यों है,
नर भाग को एंड्रोशियम कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? मादा भाग को गाइनोशियम क्या कहेंगे? तो एंड्रोशियम कहते हैं इसलिए प्रोटो एंड्री, और गाइनोशियम कहते हैं इसलिए प्रोटो गाइन। तो इसका मतलब होता है नर भाग का पहले परिपक्व होना, इसका मतलब होता है मादा भाग का पहले परिपक्व होना। इसके आगे बाद में थोड़ा बोलूंगा, लिख लेना। एग्जाम्पल अपने काम की चीज है। एग्जाम्पल इसके अंदर है सीताफल। क्या है गाइस? सबसे ज्यादा चांस एग्जाम में आने का यही है। 12वीं की किताब में क्या दे रखा है? सीताफल। हालांकि सीताफल की एक प्रजाति है खासकर, जिसका नाम है अन्नोना। क्या है? अन्नोना म्यूरिकाटा। क्या नाम है गाइस? अन्नोना म्यूरिकेटा जो है, अन्नोना म्यूरिकेटा जो है, म्यूरिकेटा ये एक अलग प्रजाति है सीताफल की, जिसको सोर सोप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीताफल की मिलती जुलती है, लेकिन ये बड़ी किताबों में सब में ये दे रखा है। लेकिन अपने 12वीं किताब में क्या दे रखा है? सीताफल। तो हम सीताफल याद रखेंगे तो ये बात बन जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो इसमें और भी है, जैसे खजूर में प्रोटो एंट्री होती है, सावास। कटहल के अंदर भी जो है ऐसा होता है। इसके अलावा कटहल के तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो फालतू लोड मत डालो दिमाग पे, पर लेकिन नारियल भी नहीं है तो लोड तो डालने पड़ेगा। नारियल ही नहीं है, कटहल ही नहीं है, तो ये तो इसका कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन फिर भी हम देखें कितना याद रख सकते हैं। सब्जियों के अंदर भी देखो अच्छी अच्छी सब्जियां इसके अंदर है, जैसे कि कोल क्रॉप्स। क्या है? नहीं, प्याज। जैसे कि प्याज, जैसे कि प्याज है, जैसे कि गाजर है। ये दोनों तो मेन है। प्याज के अंदर पर परागण होता है। क्या होता है? किसके कारण होता है? प्रोटो एंट्री। गाजर में कौन सा परागण होता है? पर परागण। किसके कारण होता है? प्रोटो। जब जब भी यह स्थिति बनेगी तब तब पर परागण होगा। क्यों? पता चला है कि भाई मादा भाग तैयार है। क्या तैयार है? लेकिन नर अभी 20 दिन बाद में तैयार होगा, तो कोई दूसरा नर आएगा, दूसरा परागण आएगा। परागकण तो दूसरे पौधे का आएगा। आप समझे नहीं? दूसरे परागकण आएगा आएगा। अच्छा, यहाँ पे फीमेल रेडी नहीं है माना कि, और मेल तैयार है। अब मेल तैयार है, यहाँ फीमेल रेडी, तो ये तो परागकण तो कहीं और जाएंगे जाएंगे। तो ये जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होता है? फिर पर परागण को बढ़ावा मिलता है। क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाली एक लिस्ट कि पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक और स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक। तो पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों में कौन सा शामिल है? अपना ये शामिल है। और दूसरा कौन सा शामिल है? ये शामिल है। समझ गए? शाबाश। अब इसके अंदर भी हम कुछ उदाहरण याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटोगाइनी, ज्यादा इसमें कोई लोड वाली बात है नहीं है। प्रोटोगाइनी में चिक्कू याद रखना। आपको क्या याद रखना है? जैसे ऊपर वाली पूरी लिस्ट में खाली एक याद रखना हो तो क्या याद रखोगे? और यहाँ पे एक याद रखना हो तो चिक्कू याद रखना। यही दे रखा है, एक ही दे रखा 12वीं किताब में। बाकी सभी अन्य है, जैसे अनार है, जैसे कि अंजीर है, केला है, ये सभी है ना। अंजीर है, बनाना भी आता है, लेकिन ज्यादा कोई खास बात है नहीं। ये कुछ कुछ चीजें हैं। ये तो फलों की बात रही। सब्जियों के अंदर गोभी वर्ग कौन सा है? गोभी वर्गीय सब्जियों में भी कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। इसके अलावा मूली में भी कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। भिंडी में भी पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों में कौन सा शामिल है? प्रोटोगाइन। मेरी बात को समझे थोड़ी तुम लोग? तुम्हें समझ जाना चाहिए था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये दोनों मेन चीजें हो गई। तीसरा कारक है अपना पराग का उर्वर न होना। पराग कणों का उर्वर न होना। इसमें क्या है कि परागकण उर्वर नहीं होते, मतलब पराग कणों के अंदर जीवन क्षमता होती ही नहीं है। परागकण किसी काम के नहीं। हमने स्वबंधिता पढ़ी थी। स्वबंधिता में परागकण काम के हैं, बट उसी स्पीसीज में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे परागकण किसी भी काम के नहीं है। कहीं ले जाओ काम नहीं करेंगे, निठल्ले बिल्कुल किसी काम में। जीवन क्षमता होती ही नहीं है इनमें। तो इसमें अपने को कुछ याद रखना है। अंगूर व प्याज की कुछ किस्में। अंगूर व प्याज की कुछ किस्में। ज्यादा लोड वाली बात नहीं, इससे प्रश्न नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम क्या है कि ये 12वीं में दे रखा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रख लेंगे। तीसरा पॉइंट, अब इससे चौथा पॉइंट और अच्छा वाला है। विषम वृत्ति का तो क्या कहते हैं बेटा? विषम वृत्ति का तो इसको समझने की आवश्यकता 1 मिनट के लिए। इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या कहते हैं गाइस? हेटेरोस्टाइली। शाबाश। सो इसमें होता क्या है? होता क्या है गाइस? क्या है? क्या होता है इसमें? देखो क्या होता है। जैसे ये कोई भी फ्लावर, क्या है ये?
ये कोई भी फ्लावर है, ये कोई भी फूल है। ये फूल हम यहाँ देख रहे हैं, इसका ये जो मादा भाग देख रहे हो, जैसे कोई भी फूल बना लो, ये फूल, इसमें ये मादा भाग है। मादा भाग के अंदर ऊपर ऊपर तो होता है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? ये जो डंडी नुमा संरचना देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं वृत्तिका। क्या बोलते हैं? ये तो वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिका। और ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। और इसके अंदर होते हैं बीजांड। क्या होते हैं गाइस? यानी कि ओव्यूल। क्या है? ये एक ठीक ठाक फूल है। अब ये जो मादा भाग के अंदर ये जो डंडी देख रहे हो, इसको स्टाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस स्टाइल की लंबाई में भिन्नता होती है, इसीलिए कहते हैं। हेटेरो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? हेटेरो का मतलब ही होता है भिन्न, डिफरेंट। और स्टाइल का मतलब स्टाइल, स्टाइल का मतलब स्टाइल। तो अगर इसकी लंबाई में कभी कमी है, कभी ज्यादा है, या अनियमित आकार है, इसको हम लोग बोलते हैं विषम वृत्तिकाग्र। देखो कैसे दिक्कत आती। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, एक फूल ए है, एक फूल क्या है? बी है। जैसे दो फूलों की हम जनरल नॉलेज की बात करें, ये है वृत्तिका। क्या है गाइस? ये तो है फीमेल पार्ट यानी मादा भाग। क्या है? अब मादा भाग तो है ठेठ आसमान, ठीक है, और ये है नर। क्या है? नर। अब इसमें परागण होगा क्या? भाई मादा तो ठेठ आसमान में, और नर जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिन टाइप हेटेरोस्टाइल। क्या बोलते हैं? इसका प्रकार होता है पिन टाइप। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना। पिन टाइप, ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने को अनार वगैरह। इसका उल्टा, इसका उल्टा केस ऐसा है कि जो है, ये जैसे ये है अपना नर भाग तो ठेठ इधर, ये नर भाग ठेठ यहाँ, और मादा भाग जो है ये लो, सही नहीं? तो इसकी लंबाई में भिन्नता, इसको बोलते हैं थ्रम टाइप। क्या बोलते हैं? थ्रम टाइप हेटेरोस्टाइल। ऐसा केस आपको मिलेगा आलमंड वगैरह में। किसमें मिलेगा? बताओ किसको कहते हैं आलमंड? बादाम को कहते हैं। तो ऐसा, तो ऐसे केस कई कई बार अपने को देखने को मिलते हैं, तो दिक्कत आती है। समझ गया मेरी बात को? तो इसको कहते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या कहते हैं? अभी हम एक अलग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें दो प्रकार की, बाकी तो और भी कई प्रकार है, ट्राई स्टाइली, डाई स्टाइली, और भी होते हैं। ये मैंने आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताया। बाकी और भी इसके प्रकार हैं जो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करें। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। जल्दी लिखना, लिखें। कल लाइन लिख ली थी हमने, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा आवश्यक है, उसके बाद में ये लिखना ऐसे ही, ये ऐसे ही लिखना आपको, एक पॉइंट उसी में लिखना है, CN अनुपात में ही। सर 1 बीघा में पपीता की ताइवान रेड लेडी किस्म लगानी है, तो कहाँ से बीज लें? तुम पवन मेरे संपर्क कर सकते हो, तुम्हारे पौधे में उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन तुम हो कहाँ के पहले ये बताओ। अगर तुम अप्रोच में हो, 1 बीघा में तो कम आते हैं पौधे, लेकिन थोड़े ज्यादा चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा, अपने खूब मिलने वाले। एक पौधा नहीं मिलेगा, देखो कितने चाहिए, 4-5 पौधे वौधे नहीं मिलते। देखो ऐसे, वो तो क्या अपने खुद की नर्सरी नहीं, वो तो क्या है कि बड़े स्तर पे है, तो तुम्हारे सप्लाई करवा सकते हैं अपन। हाँ 12 मासी पौधे यहाँ यहाँ तो नहीं मिलेंगे उदयपुर में, है ना? हाँ किशमिश तो अंगूर से, किशमिश कोई फल थोड़ी। नहीं हंसने की बात नहीं है, तुम्हें भी कुछ नहीं आता, तुम हंस रहे हो जी, ये तुम्हें भी ज्यादा कुछ आता नहीं है कि तुम हंस रहे हो। हंस क्यों रहो तुम लोग? तुम्हें बड़ा पता है किशमिश और अंगूर में फर्क। तुम्हें भी कुछ नहीं पता, इसलिए हंसो मत, कोई पूछे तो। हाँ, अरे तो वो फल नहीं है ना भाई, अंगूर से वो तो उत्पाद है एक, किशमिश तो एक उत्पाद है। तो वैज्ञानिक नाम तो फलों का होता है या सब्जियों का होता है, तो अंगूर से ही हम किशमिश बनाते हैं, तो किशमिश तो एक प्रसंस्कृत उत्पाद हो गया, तो वैज्ञानिक नाम तो किशमिश का कोई होता नहीं। वैज्ञानिक नाम तो किसी जैविक कारक का ही हो सकता है। अंगूर एक जैसे फल है, या कोई सब्जी है, या कोई एनिमल है, या कोई भी सूक्ष्म जीव है,
जो जैविक चीजें हैं उन्हीं के होते हैं वैज्ञानिक नाम। कल कैमरा बंद हो गया था, उसके बाद में मैंने पढ़ा ही नहीं था। देखो मैं ऑनलाइन वालों का बहुत ध्यान रख रहा था कल। ठीक है, तो जैसे कैमरा अपना बंद हो गया था उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आज वहीं से स्टार्ट किया जहां कैमरा बंद होने से पहले था। सही नहीं? चलो आगे। इसमें कोई परिभाषा नहीं थी, इसमें मैंने ये लिखाया था। अब इस आपको कभी कोई प्रश्न पूछे ना कि भाई फलन के लिए सबसे आवश्यक कारक कौन सा है, तो सीएन अनुपाती। फलन के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऐसा प्रश्न। इसमें मैंने लाइन बोली थी कि अच्छे फलन है तो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा बहुत जरूरी है। अब लिखो ये, इसमें पहले टॉपिक डाल दो, उसमें एक लाइन लिखो छोटी सी, अपूर्ण फूलों का निर्माण, और उसके नीचे उसमें एक लाइन लिखनी, फिर लिखना अपने को ये मोनोसिस डायोसिस। सर हार्मोन असंतुलन में कुछ नहीं लिखा, हार्मोन असंतुलन में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हार्मोन उतार चढ़ाव होता रहता है, हमने पहले पढ़ रखा पूरा हार्मोन वाला चैप्टर। इसमें लाइन लिखोगे अपूर्ण फूलों के निर्माण में कि एक ही फूल में नर व मादा का एक साथ न पाया जाना। एक ही फूल में नर व मादा का एक साथ न पाया जाना। एक ही फूल में नर व मादा का एक साथ न पाया जाना। एक ही फूल में, अब लिखो मोनोसियस डायोसिस। मोनोसियस में अगर वो फोटो बना लेते हो तब तो दिख लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब पता चल ही रहा है कि नर और मादा का एक ही पौधे पे अलग अलग जगह पे पाया जाना, और नर और मादा का अलग अलग पौधे पे पाया जाना डायोसिस। सही नहीं? और लिख लो, तो मैंने पढ़ रखा पहले वैसे ही। ये किस किसने मोनोसियस डायोसिस पढ़ रखा पहले? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक, कोई नया है तो इसलिए वापस बताया। डायग्राम क्या है, इसको ऐसे कर, ये तो नहीं बनाना, ये तो बनाना नहीं। ये अगर बनाओ हो तो लिखना नहीं पड़ेगा कुछ, उदाहरण ही लिखने फिर सीधे। मोनोसियस को बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी, डायोसिस को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। चला आगे। ओके गाइस, गुड।
हार्मोनल इम्बेलेंस में कुछ नहीं लिखना था क्योंकि हमने हार्मोन पढ़ लिए सारे एक एक करके, ठीक है, तो इसलिए हार्मोनल इम्बेलेंस में कुछ नहीं लिखना है। गुड, बस इतना ही टाइम रहता है। किस किस के छूट रहा हाथ खड़ा करो, ऐसा थोड़ी होता है क्या, जल्दी लिखो। सर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ इन फ्रूट्स, यही है क्या? अरे ये नहीं है क्लासिफिकेशन, तुम्हारे कौन सा क्लासिफिकेशन है भाई इन्फ्लोरेसेंस का सिलेबस में है भाई? अजय, अजय क्यों ये बता रहा हो तुम? मैं बाद में बताऊंगा ना, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह भी बताऊंगा तो है ही, जितना है उतना बताऊंगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो? जितना नहीं है उतना ही बता दूंगा फिर। चले आगे बेटा, डाइकोगेमी में आगे लाइन लिखो फटाफट। बेटा डाइकोगेमी में लाइन लिखो। गुड। टेस्ट में क्या आएगा तुम्हें बता दिया था, जनरल हॉर्टिकल्चर। रिसेंट टॉपिक ज्यादा आते हैं, कभी भी टेस्ट होता है तो ये ध्यान रख लेना। जैसे अभी गुरुवार कल है या आज है? कल गुरुवार है, कल बुधवार है, आज बुधवार, ये तो कह रहा हूँ। तो आज कल गुरुवार तक जो भी पढ़ेंगे वो आएगा। तो ज्यादातर प्रश्न किस में से आएंगे? हार्मोन है, अपहलन है, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उनमें से आएंगे। 20 कुछ के 30 भी आ रहे हैं। जो 30 आ रहे हैं उनके तो पूरी जनरल बढ़िया आएगी, जिनके 20 आ रहे हैं उनके ये ज्यादा, पीछे वाले थोड़े कम, ऐसे करके, ठीक है। तो जनरल हॉर्टिकल्चर, लाइन लिखो फटाफट। नर व नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर, या फिर यूं भी कहीं इसकी परिभाषा कैसे भी आ सकती है कि भाई एक ही फूल में नर मादा का अलग अलग समय पर पकना, एक द्विलिंगी फूल में नर मादा का अलग अलग समय पर पकना। तो नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। प्रोटोएंट्री जो लिखोगे उसके अंदर आगे लिखना है नर भाग का पहले परिपक्व होना। इसको बोलते हैं पुम पूर्वता, पुम पूर्वता। इसको बोलते हैं स्त्री पूर्वता। इसमें लिखोगे नर भाग का पहले परिपक्व होना, इसमें लिखोगे मादा भाग का पहले परिपक्व होना, फिर उदाहरण लिखोगे और फटाक से लिखोगे। शाबाश, कौन सी लाइन बोल? तो इसमें लिखना नर भाग का पहले परिपक्व होना बस, और इसमें लिखना मादा भाग का पहले परिपक्व होना। महाकुंभ में नहीं गए तो महाकुंभ, हाँ। महाकुंभ क्या है कि बहुत अच्छा है, महाकुंभ में आराम से मजे करो। हम भी सोच रहे हैं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाए तो फीलिंग आए प्रॉपर, यहाँ से तो नहीं लगता है, सही नहीं? हाँ जो, अरे तो 1.5 महीने में कभी भी जाओ भाई, 26 फरवरी से पहले कभी भी जाओ, यार ठीक रहता है। वहां जाने के वो माहौल जो है वो वहीं मिलेगा, यहाँ से देखने से वो फीलिंग नहीं आती। जिस तरीके से फूल का पोस्टर लगाने से रूम के अंदर खुशबू नहीं आती,
पानी का फॉर्मूला लिख दो H2O, उससे प्यास थोड़ी बुझती। तो दूर से महाप्रयाग, ये जो महाकुंभ हो रहा है, उसकी यहाँ से फीलिंग नहीं आएगी, वहीं जाके आएगी। समझ रहे हो क्या? जाओ उधर बन जाओ बाबा। सही नहीं? ये बोले सब कुछ भूलना पड़े। देखो जैसे ही वहां की बाउंड्री में एंट्री करो तो दुनियादारी सब भूलो, तब तो तुम्हारा मन पवित्र हो। सही नहीं? वहां जाने के बाद में किसी की याद आ रही है, ये हो रहा है, वो फिर तो कोई मतलब नहीं उसका, फिर तो तुम्हारा अशुद्ध हो जाएगा मन। सर ऑनलाइन वालों से हाथ विनती है, क्या गुरुजी को परेशान न करें। बेटा मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं तुमसे क्यों परेशान होऊंगा है? मेरे को कोई, मैं तो देखूंगा ही नहीं कमेंट तुम्हारे, तो परेशान कैसे होऊंगा, है ना? तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कमेंट करो सोच समझ के करो, ताकि यूं रहे कि ठीक है। हाँ चले आगे। ये उदाहरण लिख लिया हमने। अब लिखो पराग कणों का उर्वर न होना। इसका सीधा मतलब ही यही है, ठीक है? उर्वर का मतलब होता है जीवन क्षमता। आगे लाइन लिख देना भले, पराग कणों में जीवन क्षमता नहीं होती। सर आप बोल रहे थे फीट फाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं बोल रहा था, लेकिन अब तो ये तो 1.5 महीना तक है ना, तो कम हो जाएगी। लोग सारे एक साथ नहीं आ रहे, वो तो बहुत बड़ी व्यवस्था है वहां पे। हम्म। हाँ अब 2 करोड़ ही मान लो, तो भी बहुत होते हैं। लाइन में कुछ नहीं इसमें लिखना आपको, पराग कणों में जीवन क्षमता नहीं होती। अब उदाहरण लिख लो। ये मतलब ये कुछ हद तक समस्या, 100% ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ समस्या होती, फल बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। तो कुछ किस्में ऐसी होती हैं अंगूर की, प्याज की, जिनके अंदर, जैसे प्याज के अंदर तो बात है नहीं, प्याज में तो बीज उत्पादन में दिक्कत आती है, और अंगूर के अंदर जो है फिर फ्रूट बनने में दिक्कत आती है। मतलब कुछ हद तक ये समस्या होती है। बात तुम्हारी सही है, 100% ऐसा नहीं होता। जितने जैसे 100 फल लगने चाहिए तो 80 लग रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम। कुछ किस्मों में फूल लगते हैं, दबा के फल लगते हैं ऐसे। ये क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, सीपीयू तो करता है। लिखो विषम वृत्तिकात्व का मतलब समझ गए। आगे लिखना चाहे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वृत्तिका की लंबाई में भिन्नता। वृत्तिका की लंबाई में भिन्नता, लंबाई में, वृत्तिका की लंबाई में भिन्नता। चले आगे। ये फूल तो बनाना है नहीं भाई, ये फूल तो समझाने के लिए बताया। ये दोनों फूल फटाफट से बना लें 1 सेकंड में, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये डंडी होती वृत्तिका। ये तो इसलिए बताया वृत्तिका कहते हैं किसको। 10 बार बताऊंगा तो भी कईयों को पता नहीं रहता, इसलिए बताना पड़ता है हर बार। ये पहले फूल बना रखा, बार बार पहले बनाया था स्टार्टिंग में, तो फिर भी मैं 10 बार बताऊंगा ना, फिर भी वापस बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग पढ़ते ही नहीं जाके वापस, उनको पता है बेसिक ही पता नहीं रहता। लिख लिया तुम लोगों ने, शाबाश। तो विषम वृत्तिकात्व में अब और उदाहरण पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है? ये तो दो तो ऐसे जनरल नॉलेज है, अब सबसे जरूरी उदाहरण है आगे।
ओके, विषमवृत्तिकात्व तो सबके डन यहां तक। अब इसके बाद में इसी विषमवृत्तिकात्व के उदाहरण में लिखेंगे बैंगन, और बैंगन में कुछ फोटो मेरे साथ बनाना, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, विषमवृत्तिकात्व। विषमवृत्तिकात्व का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, और बैंगन। आप किसी बैंगन के एक खेत के अंदर घुस गए और बैंगन के किसी एक पौधे को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, तो उसी एक पौधे में आपको अलग अलग तरीके के फूल देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ में देखते रहना, बना भी सकते हो, साथ में टाइम बचेगा। कुछ फूल आप उस पौधे में देखोगे जिसके अंदर वृत्तिका की लंबाई अच्छी खासी, क्या है गाइस, वृत्तिका उसमें लंबी है, मतलब इस प्रकार से वृत्तिका लंबी। कुछ फूल आप उसी पौधे के अंदर देखोगे तो कुछ फूल ऐसे हैं जिसमें जो है मध्यम आकार की वृत्तिका है। कैसी है, मध्यम आकार की वृत्तिका आपको देखने को मिलेगी। कुछ फूल आपको उसी खेत में उसी पौधे पे ऐसे दिखेंगे जिनमें छोटे आकार की वृत्तिका है, छोटी वृत्तिका जिसको कहते हैं। कुछ ऐसे आपको उसी में प्लांट देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आपको फीलिंग आएगी कि इसके अंदर तो वृत्तिका जो है खाली फीलिंग मात्र है। क्या है गाइस, वृत्तिका को खाली महसूस कर सकते हो तुम। ये लो, ये वृत्तिका। तो 4 प्रकार की वृत्तिका वाले फूल आते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप। क्या बोलते हैं, लंबी प्रकार की वृत्तिका, लॉन्ग टाइप स्टाइल्ड फ्लावर, लंबी प्रकार। मध्यम प्रकार की वृत्तिका वाले फूल, मीडियम टाइप। क्या बोलते हैं गाइस, मीडियम टाइप। तीसरा जो होता है उनको बोलते हैं छोटी प्रकार, छोटे को बोलते हैं शॉर्ट टाइप। क्या बोलते हैं, वृत्तिका की बात है शॉर्ट। ये है आभासी, आभासी को बोलते हैं अपन शूडो टाइप, शूडो टाइप। तो 4 प्रकार की वृत्तिका वाले फूल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर में भी परागण हो जाता है तो यहाँ फल बनते हैं, यहाँ पर भी परागण हो जाता है, इन दोनों के अंदर परागण नहीं हो पाता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फलन कौन कौन से फूलों पे होता है फिर। तो जो फलन होता है 70 से 85% फल तो बनते हैं इस पे, 15 से 30% फल बनते हैं इस पे, 0% बनते हैं इधर और 0% इधर। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वृत्तिका वाले फूलों पे बन रहे हैं फल। लंबी और मध्यम पे फल बन रहे हैं, छोटी और आभासी पे नहीं बन रहे। सर्वाधिक किसके ऊपर बन रहे हैं, लंबी वाली वृत्तिका पे सर्वाधिक जो है फल बन। तो ज्यादातर फल तो ऐसे फूल है उस पे फल बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा, इन दोनों पे नहीं बनेगा, ऐसा है, ठीक है। तो बैंगन में 4 प्रश्न कैसे आता है कि विषम वृत्तिकात्व का सबसे बढ़िया उदाहरण है बैंगन। कि बैंगन वैसे तो स्वपरागित फसल है, लेकिन इसके अंदर पर परागण को बढ़ावा कौन सा कारक देता है, तो विषम वृत्तिकात्व। बैंगन में कौन सी वृत्तिका वाले फूल आते हैं, 4 प्रकार के। ए ऑप्शन आएगा लंबा, दूसरी मध्यम, तीसरी छोटी, आभासी, उपयुक्त सभी। कौन सी वृत्तिका वाले फूलों पे फल आते हैं, लंबी मध्यम। किस पे नहीं आते हैं, छोटी आभासी। बस छोटी आभासी वृत्तिका है ना, वृत्तिका की बात हो रही है, लंबी वृत्तिका। गुड, चलो आगे। लंबी वृत्तिका वाले फूल, मध्यम वृत्तिका वाले फूल, शॉर्ट, शूडो, ऐसे। सर मैं नोट्स बनाऊं क्या, आज मेरी पहली क्लास। कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन तो खाली देख हैं, कि नोट्स तो बनाने, इसमें कोई नई बात है क्या बेटा, नोट्स तो बनाओगे तो काम चलेगा। चलो अब लिखो अफलन का प्रबंधन। ये समस्याएं होगी। अब मैनेजमेंट फटाफट से। मैनेजमेंट में वही पॉइंट है जो पहले पढ़ रखे हैं, 1-2 पॉइंट बहुत खास है, बाकी सब आम है। बैंगन में कहानी समझ गए तुम। बैंगन के एक ही पौधे पर 4 प्रकार के फूल आ रहे हैं। ये मैंने आपको एक मॉडल टाइप में समझाया है, जरूरी नहीं कि ऐसे कैसे मिलेंगे आपको, थोड़ा ऊपर नीचे और हो सकते हैं, लेकिन लगभग 4 प्रकार के आते हैं। तो जब ऐसे फूल आएंगे उन पे तो फल बन जाएगा, इन पे भी बन जाता, उन दोनों में नहीं बनता। तो प्रश्न आता सर्वाधिक फलन कौन से फूल पे होता है, तो लंबी वृत्तिका वाले फूल पे होता है, ऐसा। डन गाइस,
लिखो आफलन का प्रबंधन। लिखो आफलन का प्रबंधन। आफलन के प्रबंधन में पहला पॉइंट लिखो। ये तो समस्या हो गई है। अब मैं पॉइंट बोल रहा हूं, फटाफट लिखना आपको। प्रबंधन में लिखो बेटा, अफलन के प्रबंधन में पहला बिंदु लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे लिख। सही नहीं है? लिखो उपयुक्त काट छांट, यानी टाइम पे ट्रेनिंग प्रोनिंग करते रहो, खूब फलन आएगा। समय पर लिखो उपयुक्त काट छांट। पहला पॉइंट लिखो उपयुक्त काट छांट। दूसरा लिखो बेंडिंग। पहले पढ़ रखा बेंडिंग, हाँ, शाखा को झुकाना वाला, बंकन जिसको बोल रहे हैं। तो शाखा को झुका के भी हम फलन को कई बार बढ़ावा देते हैं। किसमें करते हैं ये? अमरूद के अंदर। तो लिखो अमरूद। उसके बाद में लिखो रिंगिंग गर्डलिंग। रिंगिंग गर्डलिंग किसमें कर रहे थे? अंगूर में। तो ऐसे लिखो रिंगिंग गर्डलिंग अंगूर। धुआं करना या स्मजिंग किसमें था? गुड। तो स्मजिंग या धुआं करना आम में। ये पॉइंट पहले डिस्कस किए हुए हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर पर प्रूनिंग लिखा, उसके अंदर एक रूट प्रूनिंग और लिख देना, पहले पढ़ रखे। बताओ रूट प्रूनिंग किसमें करते हैं? नींबू वर्गीय फलों में करते हैं, सिट्रस। तो ये सभी बातें हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग वाले चैप्टर में पढ़ी है, ये तो है ही है। ठीक है, अब लिखो आगे प्रबंधन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो उपयुक्त सीएन अनुपात। आराम से लिखो, कोई बात, अपने को कहीं नहीं जाना, लेकिन मेरे को जाना फटाफट। ऐसा है कि यहां तक डन बेटा, ये सभी पॉइंट पढ़े हुए। स्मजिंग का मतलब धुआं करना आम में, स्ट्रिंगिंग गर्डलिंग अंगूर में, और बेंडिंग शाखा झुकाना। अब लिखो उपयुक्त सीएन अनुपात 3:2। ऐसे लिख दो उपयुक्त सीएन अनुपात 3:2। उपयुक्त सीएन अनुपात 3:2। ठीक है, अब लिखो फूल व फलों को झड़ने से रोकना। फूल व फलों को झड़ने से रोकना। फूल व फलों को जड़ने से रोकना। NaA काम में लेते हैं, NaA और 2,4-D लेते हैं ना। तो NaA और 2,4-D लिख दो आगे, NaA और 2,4-D। फिर लिखो उपयुक्त परागक किस्में लगाना। परागक किस्मों को बोलते पोलिनाइजर्स। क्या कहते हैं? पोलिनाइजर्स। पोलिनाइजर्स का मतलब ऐसी किस्में जिनको हम पराग कणों की सप्लाई के लिए लगाते हैं। तो उपयुक्त परागक किस्में पोलिनाइजर्स लगाना। उपयुक्त पोलिनाइजर किसमें लगाना? सर होमोगेमी क्या होती? शाबाश बेटा। अब लिखो, पहले ये लिखो, परागक किस्मों का मतलब होता है ऐसी किस्में जो पराग कणों की सप्लाई करेगी। ध्यान रखना, प्रश्न आ गया पोलिनाइजर क्या होते हैं? फलवृक्षी होते हैं, होते तो, लेकिन उनका काम है कि उनमें परागकण ज्यादा बनते हैं। तो उनका काम है एज ए नर के लिए काम में लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? जैसे पपीता डायोसियस, जैसे खजूर भी क्या है? डायोसियस। इन दोनों के अंदर हम पोलिन, जैसे खजूर की एक किस्म है गनाबी। क्या नाम है? खजूर की गनाबी किस्म सबसे अच्छी पोलिनाइजर वैरायटी मानी जाती। तो इन दोनों के अंदर हम लोग लगभग 10% लगाते हैं नर पौधे। कितने लगाते हैं? 10% पोलिनाइजर लगा दिया। तो प्रश्न आता है कि खजूर की कौन सी किस्म सबसे अच्छी पोलिनाइजर वैरायटी है? तो गनाबी। याद रखना, ये 4 एग्जाम में भी रिसेंट आ रखा है, ARO के अंदर, प्री PG के अंदर, जेट के अंदर, सब में, कि खजूर की सबसे अच्छी पोलिनाइजर वैरायटी या परागकण को सप्लाई करने वाली नर किस्म कौन सी? नर, इसका मतलब नर किस्म। फिर लिखो आगे, फिर इसी में लिखना, इसी में नीचे परागक किस्मों में नीचे लिखो आंवला। आंवले की किस्म का नाम है चकेया। कौन सी पोलिनाइजर किस्म है?
चकिया, उसके भी जनरली 5% पौधे लगाते हैं। तो अगर आंवले में भी कोई दिक्कत है तो आंवले में पोलिनाइजर किस्म कौन सी बढ़िया है? चकेया। ये क्वेश्चन भी जो है टीए के एग्जाम में आ रहा है, ये खजूर वाला भी आ रहा है। ये दोनों सबसे, इस पूरी स्लाइड की सबसे जरूरी बात क्या है कि पोलिनाइजर क्या होते हैं। पोलिनाइजर कोई कीट होते हैं, पोलिनेटर कीट होते हैं। देखो 4-5 प्रकार के शब्द है। पोलिनेशन का मतलब परागण, परागण इधर उधर जा रहे हैं, परागण हो रहा है। पोलिनेटर, पोलिनेटर का मतलब कीट हो सकते हैं, जैसे पानी हो सकता है। ये पोलिनेटिंग एजेंसीज होती है अलग अलग। तो कोई की मधुमक्खी एक पोलिनेटर। पोलिनाइजर ऐसे पौधे जिनका काम पराग कणों की सप्लाई करने का है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मतलब नर पौधे। तो पोलिनाइजर क्या होते हैं? तो फल वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? खजूर की कौन सी सबसे अच्छी पोलिनाइजर वैरायटी है गना? आंवले में कौन सी है? क्या तुमको याद नहीं रहेगा? रह जाएगा, इतना ही तो रखना। फूल और फलों को जड़ने से रोकने के लिए Na, नहीं तो 2,4-D। 2,4-D सांद्रता का ध्यान रखना, 20 ppm से कम, नहीं तो जैसे आराम हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक गाइस? सर मेरा भाई भी आपसे पढ़ा हुआ है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। भाई को मेरी तरफ से याद करना, और अगली बार तेरा भी होना चाहिए सिलेक्शन, सही नहीं है? पहले खूब हुआ है, अभी सुपरवाइजर अपने 120 बने, लगभग 120 प्लस। तो अनशन बने थे, तुम भी बनोगे अगले साल। मैंने भी रॉयल इंस्टीट्यूट से तैयारी की ही और मैं सुपरवाइजर बन गया। अगले साल तुम ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे? तो तुम ही बोलोगे क्या है क्या। कल ये पूरा टॉपिक पूछ रहा हूं वापस, कल की क्लास में अफलन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 10% लगाते हैं। पोलिनाइजर का मतलब 10% नर, नर का मतलब ही पोलिनाइजर होता। समझे बेटा? शाबाश। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? ये टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है। ठीक है सर, अक्कल बादाम खाने से नहीं आती है, मेरी क्लास देखने से आती है। ऐसा कुछ नहीं है रे, मेरी क्लास देखने से ही आती है, तो मेरी क्लास वाले सब हो जाते हैं। तारीख क्या है?